सेनेट ने एक करारदाद पास की है और उन्होंने कहा है कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस लोगों का जो ट्रायल है वो फ़ौजी अदालतों को करना चाहिए और जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है उसकी उन्होंने काफ़ी हद तक कहना चाहिए। मुख्तसर अगर मैं इन्वर्टेड कॉमास में बयान करूँ तो मज़म्मत की है। मज़म्मत का लफ्ज़ तो नहीं है लेकिन कहना उसको यही चाहिए कि मज़म्मत ही की है उसकी। वो कहते हैं कि 1967 से ये प्रोविज़न मौजूद है और शोहदा के साथ कोई भी ऐसी बेहुरमती हो या फ़ौजी तनसीबात के ऊपर हमला हो तो उसका सख्त से सख्त ट्रायल होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट से साथ ये करारदाद ये भी इल्तिजा कर रही है कि एक लार्जर बेंच इसको रिव्यू करे क्योंकि ये एक कंसेंसस डिसीजन नहीं था। अब ये सूरत हाल सेनेट से एटलीस्ट मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। इट शोज़ कि इस वक्त सूरत हाल जो डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं आइंदा आने वाले दिनों में हो सकता है कि वो हमारी तवक्कुआत के कुछ बरक्स मामला पाकिस्तान में हो जाए। आम तौर पर आप कौमी असम्बली या सेनेट से तवक्को ये करते हैं कि वो सिविलियन राइट्स की ज़्यादा बात करेंगे और रेगुलर कोर्ट से ट्रायल का जिक्र किया जाएगा। 9 मई का दिफा तो खैर कर ही कोई नहीं सकता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले ख़ुद भी नहीं कर सकते। यौम स्याह उसको कहा गया और दुरुस्त कहा गया। फ़ौजी तनसीबात के ऊपर हमला हो या पाकिस्तान में वो शख्सियात जो हमें दिल से ज़्यादा जान से ज़्यादा अजीज़ हैं, जिन्होंने निशान हैदर जिनको दिया गया पाकिस्तान की खातिर, जिन्होंने जानें कुर्बान की, उनकी अगर यादगारों की बेहुरमती की जाए या MM आलम एयरबेस के ऊपर जाकर जो कुछ आग लगाने का काम किया गया और तोड़ फोड़ की गई, उसको तो सिर्फ मज़म्मत ही और यौम स्याह के तौर पर ही कहा जा सकता है और ये कोई बंदा उसको डिफेंड नहीं करेगा। लेकिन जो लोग वहाँ पकड़े गए उसमें से 103 सिविलियंस के ट्रायल के ऊपर सवाल है और उस ट्रायल के ऊपर सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने एक करारदाद पास कर दी है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो पॉलिटिकल एलीट इस वक्त पार्लिमान का एक जो बड़ा ईवान है उसके अंदर मौजूद है, उसका रुझान शायद प्रो इस्टेब्लिशमेंट बहुत ज़्यादा टिल्ट उसके अंदर मौजूद है, नहीं तो ये काम शायद वो ना करते। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी इसके ऊपर, उसके ऊपर दो आरा मौजूद हैं। एक राय ये है कि जो 21D को उड़ाया गया था उसको तो वो रिस्टोर कर दें, लेकिन सिविलियन का ट्रायल जो है उसके लिए ATA की जो प्रोविजन मौजूद है, एंटी टेररिज्म एक्ट की जो प्रोविजन मौजूद है उसी के तहत किया जाए। इसके ऊपर मैं ज़्यादा स्पेकुलेट नहीं करूँगा क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने आएगा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ही इसके ऊपर पोजीशन लेना पड़ेगी। वहाँ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा हो, जस्टिस अतर मनिल्ला हो, जस्टिस मंसूर शाह हो या अफरीदी हो, तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी मुश्किल होगा उनके लिए भी ये कहना कि सिविलियंस को आप मिलिट्री कोर्ट्स के नीचे ट्रायल करें। लेट्स सी कि क्या बनता है, क्योंकि ये एक नई तारीख रकम होगी जब ये फ़ैसला करेंगे। पाकिस्तान में आज से पहले 9/11 के वाक़यात के बाद जो लोग पाकिस्तान के बच्चों की, औरतों की, नौजवानों की, फ़ौज के सिपाहियों की, पुलिस वालों की शहादत में मुलव्वस थे, उनके लिए ये प्रोविजंस एनेक्ट की गई थी कि उनका मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होगा, लेकिन उसके लिए जेट ब्लैक टेररिस्ट की प्रोविजन डाली गई थी और आइन के अंदर सनसेट क्लॉज इंट्रोड्यूस करवाई गई थी कि उसके बाद ये प्रोविजन नहीं रहेगी। लेकिन अब सेनेट की इस करारदाद का मतलब यह है कि सेनेट इस चीज़ को इंडोर्स कर रही है कि ठीक है, सिविलियंस को पकड़ें और अगर वो इन वाक़यात में मुलव्वस है तो उसका फ़ौजी अदालतों में ट्रायल करें। टेस्ट केस होगा मेरे ख्याल में पाकिस्तान की पूरी सिविल सोसाइटी के लिए भी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए भी। इमरान खान के अपने मामलात लगता यह है कि काफ़ी पेचीदगी का शिकार है। जो 190 मिलियन पाउंड बरतानिया से पाकिस्तान आया था और यहाँ उस वक्त की तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने एक चोर रास्ते से वो मलिक रियाज को दे दिया और बहरिया टाउन की जो सेटलमेंट सुप्रीम कोर्ट में होनी थी उसमें वो पैसे जमा हो गए। आज नैब वालों ने तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड में इमरान खान की गिरफ्तारी डाल दी है। अब सबसे बड़ा सवालिया निशान ये है कि उसके विटनेस कौन होंगे। उसका एक सबसे बड़ा विटनेस जो है वो ख़ुद उनका नाम मलिक रियाज़ है। क्या मलिक रियाज़ इस मामले के अंदर गवाही देंगे? ये सवालिया निशान है, मैं इसको यहीं छोड़ूंगा, अपने मेहमानों से पूछेंगे। और तीसरी डेवलपमेंट जो है वो नवाज़ शरीफ के ऊपर लाडले का एक लेबल है जो काफ़ी वाज़ेह तरीके से चिस्पा हो चुका है और वो जिस दिन पाकिस्तान उनकी लैंडिंग हुई उससे लेकर आज तक इस्टेब्लिशमेंट से और अदालतों से, मिलिट्री और जुडिशल जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, दोनों से उनके साथ जो रवैया है वो काफ़ी लाडले वाला है। और आम तौर पर जो इलेक्टेबल्स हैं और पाकिस्तान के कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं सियासी, जिसमें सियासी जमातों में अगर मैं नाम लूँ तो MQM को कह सकते हैं, वो हवा का रुख दे के या इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी दे के अपने इत्तेहाद का या किसी जमात के साथ साथ देने का फ़ैसला करते हैं। बाप पार्टी उसी में से एक है। इसी तरीके से बलूचिस्तान के बाज़ इलेक्टेबल्स जो है उनके नाम सामने आ रहे हैं तो वो नून लीग का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो ये क्या रुख मुतय्यन कर रहा है? क्या नवाज़ शरीफ जो है उनके ऊपर डील इस्टेब्लिशमेंट की फ़ाइनलाइज हो चुकी है कि आइंदा इलेक्शंस के बाद अब बारी नवाज़ शरीफ की होगी? ये तीनों चारों बातें आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और फैसल वाडा साहब, ये टेररिज्म वाला मामला मुझे लगता है कि इलेक्शन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं ये ऊपर जा रहा है और ये ख़तरनाक है। रोज़ाना 4, 6, 8 आप पाकिस्तानी कौम के बेटों की शातें उठा रहे हैं, रोज़ाना उठा रहे हैं आप बिला मुबालगा, और इसमें इतनी तेज़ी आ रही है कि अल्लाह की पनाह है। इस पर आपको तवज्जो करनी चाहिए, सारे लीडर्स को बात भी करनी चाहिए और
जम के खड़ा होना चाहिए, एक नेशनल पोजीशन लेनी चाहिए। देखिए यही बड़ा अनफॉर्चुनेट है, मेरे साहब राइटली सो आपने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया कि देखें जो लोग अपने पॉलिटिकल डिसीजंस देते हैं अपने मनसब पे बैठकर, जैसे मिलिट्री कोड का, और बिल्कुल नासिर शाह साहब ने बिल्कुल ठीक बात की कि उसके अंदर तेज़ी आ गई है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कहीं जाती है, नंबर एक। नंबर दो ये कि ये 8-10 आज बच्चे जो हमारे शहीद हो रहे हैं, फिर हम इनकी शहादतों का तमस्खर उड़ाते हैं अपनी सियासत करने के लिए। जैसे 9 मई का वाक़या हुआ, उसके अंदर हमने शहीदों का तमस्खर उड़ाया, तो माएँ अपने शहीद कहाँ ले जाएंगी? ये प्रेशर, ऐसा प्रेशर। देखिए मैं बार बार आपको कहता हूँ कि मैंने जब पार्टी से छोड़ी या निकाला गया तो मेरी वालदा इस दुनिया में नहीं है, इन्होंने मुझे नहीं छोड़ा, ठीक है, उस हद तक गिर गए लोग। तो आप मुझे बताएं, जो लोग बाय चॉइस अपनी जानें दे रहे हैं हमारे मुल्क को बचाने के लिए, उसकी डिफेंस लाइन को बचाने के लिए, आप उनका तमस्कर उड़ा रहे हैं, आप उनके ऊपर सियासी फैसले दे रहे हैं बैठकर। और जब तक जो तारिक साहब कह रहे हैं कि जी लाडले का उन्होंने अपनी तरफ से डेफिनेशन दी जस्टिफाई करने के लिए, बट लाडला तो कानून ने बनाया है। आप स्टैब्लिशमेंट को क्यों बोलते हैं? हम क्यों कहते हैं कि फौज का लाडला है? फौज का लाडला तो सेकेंडरी फेज है। पहला फेज तो अगर आपको अदालतें रिलीफ नहीं देती, चाहे वो पीटीआई को नहीं देती उस टाइम पे, और आज नवाज शरीफ को नहीं देती, और माजी पे स्टैम्प पेपर है 50 रुपए में इनको जाने दिया और बोला कि बताओ इनकी जिंदगी का फैसला कौन करेगा, तो नाउजुबिल्लाह, तो अल्लाह मियां के हाथ में, सुबह अगले मिनट क्या होना किसी को नहीं पता। तो जब इस तरह के फैसले होंगे और अटैक्स भी होंगे, नैब पे इन्होंने अटैक किया, सुप्रीम कोर्ट पे इन्होंने अटैक किया, ब्लैकमेल किया जजेस को, ये अगर आपकी सियासत है और आज आप मस्कीन मजलूम बन के आए हैं कि हमारा जुल्म हो गया है, इस पे कौम आपको वोट दे देगी, तो भाई महंगाई कैसे खत्म करोगे? मुझे तो प्रॉब्लम नहीं है, मैं फिर गोरे की गुलामी में चला जाता हूं, वहां मुझे रोटी कपड़ा और स्कूल तो मिल रहे थे। प्रॉब्लम्स आ रही है नदीम मलिक साहब कि हमारी नून लीग की जो मोस्ट रिसेंट परफॉर्मेंस है वो पीडीएम की 16 माह की हुकूमत है। ये उसकी बात नहीं करते, हमें 2013 और 17 की कहानी सुनाते हैं, हमें 1947 की फिर कहानी सुनाते हैं, वो भी नून लीग की पाकिस्तान बनाया था उन्होंने, लेकिन ये हमें वो बात नहीं बताते कि 16 माह में क्या किया। मोबाइल फोन ने आपको बहुत हद तक एजुकेट कर दिया है, ठीक है जी। आप आज डॉक्टर साहब मेरे दोस्त है, भाई हैं, मुझे आप इनसे कहें कि अगले शो पे मंशूर ला के दे कि हम पहले 50 दिन में ये करें, 200 दिन में ये करें, 100 दिन में ये करें, ये हम रोटी नीचे लाएंगे, ये कपड़ा नीचे, ये अस्पताल होंगे, ये गटर के ढक्कन होंगे, ये पाइप लाइन होंगे और दूध की नहरें पाएंगी, इनका कोई नहीं जवाब। वो कल जवाब बड़ी मजे की खबर थी, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ का, पता नहीं अब खबर दुरुस्त थी या गलत थी, कि बड़ी तशवीश का इजहार किया कि हमारे दौर में रोटी 4 रुपए की थी, आज 30 रुपए की है। भाई 30 रुपए की भी आपके दौर में थी, ये नवाज शरीफ को शायद पता नहीं है, लंदन में रह के भूल गए कि इन्हीं का दौर था, छोटा भाई को मत कह रहा था। ये नासिर शाह साहब ने मेरी सियासी मुखालफत अपनी जगह पे, लेकिन उन्होंने जो बातें की, कुर्बानी की, भुट्टो साहब की, उनकी साहबजादी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत, इधर तो आपने हुकूमत की, पैसा बनाए, इधर आपने रैप अप किया, आप फ्लाई कर गए, आपने कहा एयर एम्बुलेंस आई। देखिए मैं प्रॉब्लम, मेरी इनके साथ भी कुछ जाती दुश्मनी नहीं है, मैं कह रहा हूं इन्होंने इस जमहूरी लीडर्स ने आपको क्या दिया। देखिए अगर आप कहें मुझे कि 18 के इलेक्शंस में मुझ में हवा नहीं भरी गई थी मेरी पार्टी के अंदर, तो मैं कहूंगा झूठ है, बिल्कुल भरी गई थी। इससे पहले भी जितने इलेक्शन है वो भी रिग्ड थे, जो 18 के थे वो भी रिग्ड है, जो होने वाले हैं वो भी रिग्ड है, जो उसके बाद होंगे वो भी रिग्ड है। तारिक साहब को गुस्सा आ रहा है। बड़ी सिंपल बात यह है जी कि पाकिस्तान में जितने भी डेवलपमेंट के काम हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, मैं अपनी पार्टी की बात नहीं करता, छोड़ दें, नवाज शरीफ की बात नहीं करता, छोड़ दें, वो सारे जमहूरी सिस्टम से मुल्क में आए हैं। मेजॉरिटी ऑफ दैम पाकिस्तान को बनाया है पाकिस्तान के जमहूरी सिस्टम ने। अगर इस पर वो शब खून ना मारा जाता तो शायद इससे ज़्यादा डिलीवर करता है, नंबर 1, क्योंकि पॉइंट ज़्यादा है और वक्त कम है। 25-30 साल तो जल्दी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, उसका क्रेडिट नवाज शरीफ को जाता है, वो उन्हीं के दौर में जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। वो आप प्रोजेक्ट्स आप निकाल दें, फिर देखें पाकिस्तान में क्या बचता है, ठीक है। दूसरी बात, ये जो बार बार इल्ज़ाम लगाया जा रहा है ना कि मियां नवाज शरीफ को अदालतें रिलीफ दे रही हैं, अदालतें मियां नवाज शरीफ के साथ की गई नाइंसाफ़ी के बदले आज इंसाफ दे रही हैं। ये रिलीफ नहीं है, ये इंसाफ है। एक मिनट तारिक साहब, एक सेकंड, आप क्या भुट्टो साहब को जुडिशियल फांसी दी थी, आज भुट्टो साहब को लाके दे? फिर अगर आपका गलत फैसला था, अगर आपके हिसाब से चलूं तो भुट्टो साहब को वापस दें। जो फौजी अदालतों में पहले लोगों को फांसियां हुई उनको आप वापस लेके आए, कैसे लेके आएंगे? जो रिव्यू का केस पड़ा हुआ है भुट्टो साहब को, उसका फैसला होना चाहिए और अदालत नहीं कर सकती कि वो फैसला। ये कह रहे हैं अदालत कॉम्पनसेट कर रही है, ये कह रहे हैं कॉम्पनसेट नहीं कर रही, इंसाफ कर रही है। ये कैसा इंसाफ है भाई? बात। दूसरी बात, जिसको फांसी होगी उसका क्या होगा? बार बार ये कह रहे हैं कि जनाब 50 रुपए का स्टाम्प पेपर, भाई ये एक अदालती सिस्टम के अंदर 50 रुपए के स्टाम्प पेपर की एक अहमियत है। वाडा साहब, वैसे आपस की एक बात है, मैं अपने भाई को बताऊं कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला रिश्ता अज़दवाज होता है, उसमें जो कागज़ इस्तेमाल होता है वो 20 रुपए का होता है, जिसमें आपकी पूरी ज़िंदगी का फैसला हो जाता है। ये छोड़ें,
ये स्टाम्प पेपर 50 20 रुपए रुपए का है। सारी उम्र आपको निकलने नहीं देता, बंदा फंस भुगतता जाते है हैं ना, आप, फंस 20 जाते रुपए हैं को आप। भुगतता रहता है ना, ऐसे क्या भांस रहे हैं। अब देखें, अब हकीकत समझ आई है। लेकिन वो 50 आगे रुपए का आ जाए। कमाल ये था कि ऐसा नहीं कहना कि 50 रुपए का स्टाम्प पेपर, वो ठीक है? 50 रुपए मैं का 10 रुपए का बोलूंगा। 10 रुपए का, अच्छा अब 50 रुपए का कमाल ये था कि मियां साहब 4 साल आ ही नहीं आपका पाते। कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया है कि ये बस आगे नहीं। अच्छा फैसल साहब को आपने अच्छा, अब आते हैं बात परेशान ही किया, कुछ और मंशूर की। बताएंगे। सुने जी, हमारी पार्टी ने इस वक्त लीड ली है, 40 से ज़ायद रुकनी मंशूर कमेटी बनी है, 30 सब कमेटीज़ बनी है, जिनमें से हेल्थ का, अच्छा क्लाइमेट का और पॉवर्टी एलिवेशन का मेंबर मैं हूँ, सब कमेटीज़ का। इतनी डिटेल से वर्किंग हो रही है उसके ऊपर, और इंशाल्लाह मंशूर देंगे विद टाइम लाइन और देंगे। इरफान सिद्दीकी ऐसे साहब हवा में बात नहीं हमारे करेंगे। लिए काबिल इज्जत है, लेकिन उनकी उम्र 75-80 साल है। वो 20 साल की जिंदगी के आदमी की रिक्वायरमेंट का 21वीं सदी में ये फैसला 50 रुपए करेंगे। से आप उसके ऊपर चले गए। अमेरिका के सदर की कितनी उम्र है? इरफान साहब छोटे हैं 34 साल उससे। की भी है, इरफान 34 साल की सिद्दीकी पॉलिसी भी साहब लेना, अमेरिकी सदर से छोटे 40 हैं। साल का भी ले, 50 साल के भी हैं, आपसे 100 साल की भी साले भाई लेंगे। ये 36 साल का हम साथ बैठे वैसे हैं। मैं कह रहा हूँ आप आगे आ जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं पूछूंगा। तारिक साहब, अमेरिकी सदर कोई आजकल ढंग का काम नहीं कर रहा, कोई कमाल नहीं है अमेरिका का।